Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is our fifth lecture of civics. ठीक है, पिछले लेक्चर्स में भी हम की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे और आज हम अपना आखिरी की फीचर पढ़ेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स. सी, फंडामेंटल राइट्स आर a very important part of our constitution. Why? Because it is known as the conscience of constitution. है ना? conscience का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग का वो हिस्सा जो आपको ये बताता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, राइट? इट मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा जो स्टेट को, जो गवर्नमेंट को हमेशा ये चीज़ याद दिलाते रहेगा कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हैं और क्या चीज़ सही कर रहे हैं, राइट? दैट साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. फंडामेंटल राइट protects citizens against arbitrary and absolute exercise of power by the state. अब arbitrary मतलब मनमानी करना, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट मतलब जो एकदम रिजिड है, जो कोई भी कंडीशंस को अप्लाई नहीं कर रहा, राइट? सो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का जो काम है वो क्या कर रहा है? सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है स्टेट के मनमानी. मतलब कि फंडामेंटल राइट्स के प्रेजेंस के कारण जो स्टेट है वो अपनी पावर को मनमाने तरीके से या एकदम एब्सोल्यूट तरीके से सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता, ठीक है? उसको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिटीजन्स के पास कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि उनके अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं, ठीक है? देन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट्स अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट इंडिविजुअल्स. मतलब कि किसी भी सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसको दो तरफ से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है? अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द इंडिविजुअल, राइट? इफ सपोज माई राइट टू फ्रीडम इज वायलेटेड by the state or by any other individual, right? I can go to the courts in that case, ठीक है? मतलब कि मेरे राइट टू फ्रीडम को ना तो स्टेट और ना ही कोई दूसरा सिटीजन वायलेट कर सकता है, ठीक है? अगर ऐसा होता है तो मैं उसके लिए कोर्ट जा सकती हूँ, उन पर केस कर सकती हूँ, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट गारंटीज राइट्स अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल, राइट? Then right of minorities against the majority, ठीक है? In a country like India which is vastly diverse, ठीक है, यहाँ पर क्या है? कुछ रिलीजन है जो मेजॉरिटी में है और कुछ रिलीजन है जो माइनॉरिटी में है, ठीक है? अब ऐसी कंडीशन में क्या है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है मेजॉरिटी, वो कम पॉपुलेशन यानी माइनॉरिटी के ऊपर कुछ पावर का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है? या उनको सप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं. तो दैट्स वाई फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटीज. यहाँ पर माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ अलग से फंडामेंटल राइट्स हैं ताकि उनको मेजॉरिटी से बचाया जा सके, ठीक है? यहाँ पर ये डायरेक्टली किसके लिए है? इंडिविजुअल्स के लिए, राइट? लेकिन माइनॉरिटीज के पास स्टेट के अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट्स है कि अगर किसी माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी माइनॉरिटीज कोर्ट्स जा सकते हैं. सी, सो दिस इज फंडामेंटल राइट्स. यहाँ पर जब हम कंसाइंस की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये मैटर करता है कि स्टेट कहीं सिटीजन्स के साथ गलत तो नहीं कर रहा है, और अगर वो सिटीजन्स के साथ गलत कर रहा है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को भी ये एक राइट दिया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है तो आपके पास रेमेडी लेने का, उसका सोल्यूशन लेने का पूरा अधिकार है. आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट्स दोबारा आपको आपके फंडामेंटल राइट्स को रीइंस्टॉल करेंगे और जिसने भी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है उसको एडिक्वेट पनिशमेंट मिलेगी. नाउ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि फंडामेंटल राइट्स के जो ऑब्जेक्टिव है वो टू फोल्ड है, ठीक है? मतलब कि दो मेजर बातें हैं जिनका फंडामेंटल राइट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सिर्फ फंडामेंटल राइट्स देने भर से काम नहीं बनेगा, है ना? उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने चाहिए, उनका मोटिव पूरा होना चाहिए, ठीक है? दैट इज एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स, ठीक है? हर सिटीजन की एक पोजिशन होनी चाहिए कि वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो,
उसकी हमेशा एक पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को तो एटलीस्ट क्लेम कर सके, ठीक है। मतलब कि कोई भी सिटीजन इतना डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को भी क्लेम ना कर पाए, ठीक है। इसके लिए एक बहुत ही मेजर हमने क्राइटेरिया बनाया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, राइट। इन अदर केसेस हमें क्या करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्टली नहीं जाते, राइट। वी रीच द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द वे ऑफ अपील, है ना। पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना केस लगाएंगे, वहां के डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो वहां से आपको एक अपील करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद आप जा पाएंगे हाई कोर्ट। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट देन अगेन यू हैव टू अपील टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर इस तरीके से अपील के थ्रू आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, फाइन। देन राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग, बाइंडिंग यानी होता है कंपलसरी, ठीक है। राइट्स मस्ट बी कंपलसरी अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक द लॉ, है ना। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स हर उस अथॉरिटी के ऊपर कंपलसरी होने चाहिए जिसको पावर है लॉ बनाने की, ठीक है। मतलब चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, पार्लियामेंट हो, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर हो, या फिर कोई भी दूसरी अथॉरिटी जो लॉ बनाने के काबिल है, जिसको लॉ बनाने की पावर है, उसको राइट्स पता होने चाहिए और उसके ऊपर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कंपलसरी है। इसका मतलब क्या है, इसका एसेंस ये है कि जो भी अथॉरिटी लॉ बना रही है उसको पता होना चाहिए कि सिटीजन्स के पास ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनको ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाना है जिनकी वजह से वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हों, ठीक है। इट मीन्स दैट सारी अथॉरिटी जो कि लॉ बनाने की पावर रखती हैं उनको पता होना चाहिए और उनके ऊपर कंपल्सन होना चाहिए कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। सो दीज वर द 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स बाय द भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 6 फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स तो दिए हैं, इसके साथ साथ हमारे पास और भी दूसरे राइट्स हैं, ठीक है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, कुछ लीगल राइट्स होते हैं, कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो बाय बर्थ आपको वो राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दी 6 फंडामेंटल राइट्स। दीज आर right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies, ठीक है। So we are going to take a basic introduction of each of these, ठीक है। right to equality, equality का मतलब होता है कि सबको equal treatment मिलना, ठीक है। और लॉ जो है उसकी नजरों में हर एक व्यक्ति, हर एक सिटीजन इक्वल है, ठीक है। मतलब समानता का अधिकार, ठीक है। ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, किसी के भी साथ भी किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, कलर, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इन सारे बेसिस पर जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो या फिर कोई दूसरा सिटीजन किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता या उसको इनइक्वालिटी से ट्रीट नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस इज राइट टू इक्वालिटी। देन राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम टू डू द बेसिक नीड्स, है ना। जो एक ह्यूमन की बेसिक नीड्स है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए उसको फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। वी आर हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। आप जो भी सोचते हो, आप जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, आप उनको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। देन राइट टू मूव फ्रीली, आप अपनी कंट्री में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो, ठीक है, कंट्री से बाहर जा सकते हो, पर किसी भी कंट्री के किसी भी जगह पर आप रिसाइड कर सकते हो, आप सेटल हो सकते हो, ठीक है। आप एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हो, किसी भी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो, ये सारे आपके फ्रीडम, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि राइट टू फ्रीडम में हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, रिस्ट्रिक्शंस या फिर लिमिटेशंस कहेंगे इन सर्टेन केसेस, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि देयर आर सम कंडीशंस जहाँ पर
हम रिस्ट्रिक्शंस या फिर लिमिटेशंस कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि समटाइम्स कुछ कंट्री में कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं जिसमें हमें राइट टू फ्रीडम पर कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा धारा 144, है ना, 144, ठीक है। व्हाट इज दैट? इसका मतलब ये है कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि कोई भी लोग 3 या 4 लोग इकट्ठे खड़े नहीं होंगे, ग्रुप बनाकर या एसोसिएशन बनाकर इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये तो राइट टू फ्रीडम का एक लिमिटेशन हुआ, है ना, आपके राइट टू फ्रीडम को वायलेट किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 144 धारा जो है उसको लगाने का एक मेजर कारण ये है कि कंडीशंस ऐसी नहीं है कि इंसान ग्रुप बनाकर खड़ा हो सके, ठीक है। जैसे कोविड के समय पर, है ना, 4 लोग अगर इकट्ठे खड़े होंगे तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसीज, है ना, अगर कम्युनल राइट्स चल रहे हैं तब भी पुलिस क्या करती है, धारा 144 लगा देती है। तो एक तरीके से आपके राइट टू फॉर्म एसोसिएशन पे वायलेशन है ये, लेकिन ये वायलेशन कौन लगा रहे हैं? गवर्नमेंट इटसेल्फ। और यहाँ पर आप धारा 144 के अंदर अगर कोई आपको जेल में कर देता है एसोसिएशन बनाने के लिए, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। या अगर आप कोर्ट पहुंचते भी है तो वहां आपका केस जो है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। फाइन। सो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ लिमिटेशंस ऑन योर फंडामेंटल राइट्स इन सर्टेन कंडीशंस ओनली, राइट। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, ठीक है। किसी भी तरीके से आपका शोषण नहीं किया जा सकता, आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, चाइल्ड लेबर, ठीक है, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना। चाइल्ड लेबर का मतलब है कि अगर कोई भी बच्चा, उससे आप हजार्डस फैक्ट्रीज में या ऐसी हजार्डस ऑक्यूपेशन में उसको आपने हायर किया हुआ है जो उसकी जान को खतरा बन सकता है, ठीक है, या जो उसके चाइल्डहुड पीरियड के लिए सही नहीं है, तो दैट इज अ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एंड दैट इज इलीगल टू। देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स अ काइंड ऑफ बिजनेस इन ह्यूमंस, ठीक है। इंसानों की जो इंसानों को जो खरीदना बेचना है, ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पस, दैट इज ऑल्सो exploitation. See, so right against exploitation protects a human from child labor or human trafficking, ठीक है। Then right to freedom of religion. Now this is a kind of essence of secularism, ठीक है। कंट्री में हमने क्या दिया? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यू कैन चूज एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस, आपको जो भी रिलीजन पसंद आता है, ठीक है, आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। हमारा रिलीजन क्या होता है? हम अपने पेरेंट्स हैं, अपनी फैमिली से इनहेरिट करते हैं, ठीक है। जिसके पेरेंट्स हिंदू है वो हिंदू है, जिसके पेरेंट्स मुस्लिम है वो मुस्लिम है, ठीक है। लेकिन आफ्टर यू आर एन अडल्ट, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आपके पास ये राइट है कि आप अपने रिलीजन को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, नॉट फोर्सिबली, है ना। कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है आपके रिलीजन को चेंज करने के लिए। लेकिन अगर आप दूसरे रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं ना, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है और आपको वो चीज़ें सही लगती हैं, तो आप अपने रिलीजन को भी चेंज कर सकते हैं। यू हैव द राइट टू चूज योर ओन रिलीजन एंड इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। नॉट ओनली यहाँ पर रिलीजन चूज करने का राइट है, यहाँ पर फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन को जिस तरीके से आप उसे इंटरप्रेट करते हैं, आप अपने रिलीजन से जो भी सीखते हैं, जो भी समझते हैं, उस तरीके से आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप वर्शिप कर सकते हैं, आप अपने प्रोसेशंस निकाल सकते हैं, यात्राएं वगैरह जो निकलती हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज, दैट कम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एजुकेशनल राइट से मतलब तुम समझते हैं दैट ईच चाइल्ड इन इंडिया हैज द राइट टू गेट द एजुकेशन, ठीक है। प्लस जब हम इसके आगे कल्चर भी लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो बच्चों को अपने रिलीजन के बारे में भी सिखाना चाहते हैं, ठीक है, वो करने के लिए भी वो फ्री है ना। जैसे मुस्लिम्स हैं, वो मदरसा खोलना चाहते हैं, बच्चों को अपनी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, अपने रिलीजन के बारे में सिखाना चाहते हैं, सो दे आर फ्री टू डू दैट, है ना। अगर मंदिरों में कुछ पाठशालाएं लगनी चाहती हैं, ठीक है, रिलीजियस नॉलेज देना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देन फाइनल, the sixth fundamental right is right to constitutional remedy. There is one important fact about this. This is known as the heart
एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि दिल और आत्मा किसको कहा गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ ये क्यों इसको पोजीशन ये क्यों मिली है? क्योंकि all these fundamental rights, all these 5 fundamental rights will be having no essence or will be having no objective if this is not there. If the 6th right, that is right to constitutional remedy, is not there. 6 fundamental right जो है ये क्या बोलता है कि अगर आपके किसी भी fundamental right को violate किया गया है तो उनको reinstall कराना भी आपका एक अधिकार है। ठीक है, रेमेडी मीन्स एक सोल्यूशन मिलना, है ना। जैसे हम बोलते हैं होम रेमेडी, अगर आपको बर्न हो गया तो आप क्या करोगे? जल्दी से कुछ होम रेमेडी अपनाने की कोशिश करोगे ना, ठंडे पानी से हाथ धो लोगे, एलोवेरा लगा लोगे। ठीक है, इट मीन्स दैट कोई सोल्यूशन मिल रहा है आपको इंस्टेंट। ठीक है, सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या बोलते हैं कि अगर आपका किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है, सो यू हैव दिस राइट एज अ फंडामेंटल राइट कि आप उसके लिए सोल्यूशन ढूंढे, है ना। सोल्यूशन ढूंढने का मतलब क्या? यू कैन गो टू दी कोर्ट, राइट। एंड व्हाई इट हैज बीन मेड अ फंडामेंटल राइट? इसको फंडामेंटल राइट बनाने की क्या जरूरत थी? इसको फंडामेंटल राइट बनाने की ये जरूरत है कि बाकी फंडामेंटल राइट्स की तरह दिस विल ऑल्सो बी बाइंडिंग अपॉन द अथॉरिटीज दोज हु हैव द पावर टू मेक द लॉ। ठीक है, उनके ऊपर क्या बाइंडिंग है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट पहुंचता है अपने फंडामेंटल राइट्स को दोबारा से रीइंस्टॉल कराने के लिए, है ना, जिसने भी उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया उसको पनिशमेंट दिलाने के लिए, सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी कि ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ रेमेडी दी जाए, है ना, और जिसने उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है उसको अप्रोप्रिएट पनिशमेंट दी जाए। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेन फंडामेंटल राइट्स। सो हियर we have completed the explanation of fundamental rights. So just like fundamental rights, हमारे पास fundamental duties भी हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे सिटीजन्स को अधिकार दिए हैं वैसे ही कुछ ड्यूटीज भी, कुछ जिम्मेदारियां भी दी। ठीक है, सो देर इज वन मोर पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या आता है कि आप अपने नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल, इन सब की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करें। प्लस जो फ्रीडम फाइटर्स थे, नेशनल लीडर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके बारे में कुछ गलत ना बोले। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं हमारे पास। हम इंडिया की डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी को बरकरार रखने की कोशिश करें। ये सारे आते हैं इंडियन सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, देन after the fundamental duties there is one more part which is known as DPSP, Directive Principle of State Policies. Directive Principle of State Policy मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल, कुछ ऐसे सिद्धांत जिनका ध्यान किसको रखना चाहिए? जिसका ध्यान गवर्नमेंट को, जिसका ध्यान लेजिस्लेचर को रखना चाहिए जब वो लॉ बनाती है। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ऑल्दो अगर DPSP को फॉलो नहीं किया जाता है तो कोई पनिशमेंट नहीं है लेजिस्लेचर्स के लिए। ठीक है, लेकिन एक एप्रिशिएशन रहता है कि अगर DPSP को फॉलो किया गया है इन दी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग तो वो कहीं ना कहीं स्टेट्स को बेटर कर रही है। ठीक है, वो सिटीजन्स के लिए कुछ बेटर एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रही है। राइट, सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज लेटर. If you have any doubt regarding fundamental rights or any other key features of Indian Constitution, do ask me in the comment section, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much.